नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पेपर लीक पर सियासत। तो उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी यूकेएसएससी द्वारा 2021 में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। मामले में एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही एसटीएफ ने 37 लाख की नकदी भी बरामद कर ली है। मामले में एसटीएफ ने पर्चा लीक कराने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि जिसे आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने लीक किया था। मामले के खुलासे के बाद पहाड़ की सियासत गरमा गई है। एक तरफ बीजेपी करप्शन के खिलाफ एक्शन पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरे मामले को बड़े घोटाले का नाम दे रही है। बीजेपी का कहना है कि उसके मुखिया की तेजी के चलते ही पेपर लीक गैंग का खुलासा हो पाया, तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस इस पूरे मामले को बड़े घोटाले का नाम दे रही है। बीजेपी पर हमलावर अंदाज में कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कोई पहला पेपर लीक घोटाला नहीं है। यूकेएसएससी परीक्षा में इससे पहले भी कई घोटाले सामने आए हैं और हर बार मोटी मछली को निशाना बनाने के बजाय सरकार छोटी छोटी मछलियों पर जाल डालती है। इसी को लेकर आज विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट पर। एसटीएफ व पुलिस ने तत्काल इस बड़े भर्ती घोटाले का पर्दाफाश कर बड़ी रकम के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब उत्तराखंड एसटीएफ व पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य भर्ती और परीक्षा घोटाले को खंगालने में लगी है। पुलिस का मानना है कि अभी ये सर्च अभियान गढ़वाल के देहरादून और हरिद्वार में चल रहा है और इस तरीके के मामले अन्य जिलों में भी हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर सतर्कता से अपना काम किया जा रहा है। आपका मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बता दूं, जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था। हरिद्वार में जो है इसी एसटीएफ के दौरान जो है वहाँ एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कांड की गई, उसमें हम जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हॉल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच किया था, उसी माध्यम से पता करेगा। हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन कर कि किस किस सेंटर में पेपर काउंट हुआ, उसी सेंटर में जो है एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके असलियत में जो वो सक्षम पा रहा है लड़का, उनको फ्यूचर को भविष्य को ध्यान रखते हुए इस टाइप का कार्रवाई करते हैं। तो अभी इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उसमें अभी भाजपा भी अब ये मानती है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती और परीक्षा घोटाले में बड़ी धांधली हुई है, जिस पर खुद से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से जांच के आदेश दिए और तत्काल बड़ी कार्रवाई प्रदेश की जनता के सामने है, जिसको लेकर भाजपा अब अपने मुखिया की पीठ तो थपथपा रही है और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के बेहतर फैसले का हवाला भी दे रही है। भ्रष्टाचार की अगर कहीं पर भी थोड़ा भी गुंजाइश और थोड़ा भी अगर कहीं पर इस तरह का मामला प्रकाश में आता है या उसमें संदेह होता है या वो उसमें किसी भी सामाजिक संगठन को, मीडिया को, समाज के प्रबुद्ध जनों को, किसी को भी संदेह होता है, तो मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर उसके जांच के आदेश दिए। उसी क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उस पर बेरोजगार संघ द्वारा मांग की गई। प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत उसमें जांच के आदेश किए गए। वहीं कांग्रेस का मानना है कि सरकार अपनी पीठ बेवजह न थपथपाए, क्योंकि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इससे पहले भी कई बड़े घोटाले देखने को मिले हैं। सरकार से मोटी मोटी तनख्वाह पा रहे उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और छोटे कर्मचारियों पर एक्शन लेना सही नहीं है। जब तक बड़ों को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये खेल इसी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश में चलता रहेगा। जहां तक राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है भर्ती में जो नकल करवा रहा था एक गैंग, उसका जो पकड़ने का मामला, उसका पर्दाफाश करने का जो दावा पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, ठीक है, निश्चित अच्छी बात है अगर कोई घोटाला और इस प्रकार का गिरोह पकड़ा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये काफी नहीं है और ये संतुष्टिजनक नहीं है,
क्योंकि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब तक जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हुई, चाहे वो पिटकुल और ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती का मामला रहा हो, चाहे बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती का मामला रहा हो, चाहे वो जो है वन दरोगा की भर्ती का मामला रहा हो, ये तमाम जितनी भर्तियां अभी राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले समय में कराई हैं, सारी की सारी भर्तियां जो है विवादों में रही हैं। भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश भले ही पुलिस ने कर दिया हो और इससे जुड़े तारों को भी खंगालने में एसटीएफ की टीम लगी है, सवाल अब ये उठता है कि भर्ती परीक्षा जैसे गोपनीय प्रक्रिया के लिए आयोग ने इतने ढीले इंतजाम क्यों किए थे, कि अदने से कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक कर दिया। इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के UKSSC के मुख्यालय से ही क्यों निकले और उन मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का भविष्य का इंसाफ कैसे और कौन दिलाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो घोटाले को लेकर एक तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इसके पहले भी कई घोटाले होते हैं, लेकिन असल में जो इन घोटालों के पीछे जिम्मेदार होता है उसे बख्श दिया जाता है और छोटे लोगों को पकड़कर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। जबकि वहीं भाजपा की बात करें तो वो कह रही है कि हमने घोटाले को रोका है, हमने घोटाला करने वालों को पकड़ा है, वो इसे उपलब्धि के तौर पर दिखा रहे हैं। आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी, कई खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे क्योंकि कई लोगों को बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जो तार हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवाते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जायसवाल आज हमारे साथ में जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और विपिन खन्ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। पीसी थपलियाल साहब हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। और साथ ही आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी परिचय हम आपसे जरूर कराएंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं सत्यवीर चौहान जी के साथ में। मैं शुरुआत करना चाहूंगी सत्यवीर जी, उपलब्धि कहेंगे या कमी कहेंगे, क्योंकि लोग तो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये उपलब्धि है कि हमारी सरकार में हम घोटालेबाजों को पकड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भाई असल लोग तो बच जाते हैं, आप तो सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ लेते हैं ताकि मामला शांत हो जाए, मीडिया में ना उछले और बंद हो जाए मामला। क्या है ये? गरिमा जी प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। गरिमा जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का हमेशा दे रहा है कि करप्शन के खिलाफ बिल्कुल इस तरीके से डंडा चलेगा, जो कोई भी इस प्रकरण में आएगा वो बच नहीं पाएगा। और आपने देखिए जब ये एग्जाम होता है और किस प्रकार से जो विभिन्न संगठनों के लोग मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी संदेहजनक स्थितियां आ रही है कि कुछ इसमें गड़बड़ियों का आशंका है। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एसटीएफ को उसका कहा कि इस पे आप तुरंत कार्रवाई करिए। आज आप देख रहे होंगे कि जो इसके जो जितने भी तार जुड़े हुए लोग थे लगभग घेरे में आते जा रहे हैं और जैसे जैसे इनसे पूछताछ होगी और निरंतर उनसे पूछताछ होगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो एसटीएफ के लेवल का मामला है वो एसटीएफ करेगा, जो सीबीआई के लेवल का मामला है वो सीबीआई को जवाब देगा, जो ईडी का मामला है वो ईडी को मामला देगा। मगर हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि अगर कहीं से कोई ऐसी सूचना मिलती है तो उसके प्रति भी कितनी जागरूक है वो आपने देखा है। आज कल किस प्रकार से एसटीएफ के जो मुखिया उन्होंने किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बताई कि किसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने पूरा उसको डिटेल निकाला। आप ये देखिए कि किसी भी अधिकारी के कार्यों की हनन ना की जा रही है और लगातार उनको कार्य करने दिया जा रहा है। मतलब सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है अधिकारियों के कार्यों में कम से कम बाधा डालने का है कि किस प्रकार से उन पे कि उनके कार्यों को रोका ना जाए। आपने देखा होगा कि पिछली सरकारें किस प्रकार से उनके कार्यों में बाधा डालती थी, आप ये देख सकते हो। और जिसका कि अखबारों ने भी तमाम सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि सरकार को एक संदेश के रूप में कहा है कि किस प्रकार सरकार ने अच्छा काम किया है और जितनी भी एजेंसियां उनको काम करने का किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनको उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, ठीक है, आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा ना कि इसे उपलब्धि नजरिए की बात है। बस आप इसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार में घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बात ये भी तो है ना, सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलिए ना। आप तो कह रहे थे कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, ये हुआ कैसे? इस पर विचार विमर्श आप क्यों नहीं करते? गरिमा जी, मानव की कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो सुधरने का नाम नहीं लेती है, उनके लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां होती है। और अब जब जेल के अंदर जाएंगे और जब उनसे पूछताछ होगी तो उनकी प्रवृत्ति से क्या क्या निकलेगा वो सबके लिए एक संदेश जाएगा।
और ये सरकार उनके लिए नहीं है जो घोटालों के लिए ये मुख्यमंत्री आवास शर्मसार हो। ये सरकार उनके लिए है जिन्होंने ये सोचकर हमें वोट दिया है कि उत्तराखंड के हित को कैसे साधा जाए, उत्तराखंड के गौरव और मान को कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ के किसी जो भी आशाएं हैं लोगों की उसको किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे रोजगार की हो, ठीक है, आप सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, उपलब्धियां गिनाने का वक्त ये थोड़ी ना है। आज हम उपलब्धियां गिनाने के लिए थोड़ी ना बैठे। ठीक है, मान भी लेते हैं कि आप खूब सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इन घोटालों को लेकर इसके पहले भी घोटाले हुए थे, जिसमें यह हुआ था कि जब बैंक का घोटाला सामने आता है, जिसमें कांग्रेस ये आरोप लगाती कि आप तो अपने ही लोगों को जांच में लगा देंगे। बताइए सच आएगा कैसे? इनकी अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो पार्टी 10 जनपद से चलती हो, जिसके लिए जो ईडी पूछताछ कर रही हो, और पूरा का पूरा कांग्रेस ये नहीं देखा वो अगर 10 जनपद से चलते हैं, आप कहां से चलते हैं? अभी इस पर बात नहीं करते ना। अभी रटे रटाए बयान, रटी रटाई बातें अगर होंगी, रटी रटाई बातें अगर चलेंगी तो कैसे होगा काम? गरिमा जी, हम तो जनता के आशीर्वाद से चलते हैं। अच्छा, हमें तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसके अनुसार चलते हैं, और जनता इसीलिए इस प्रकार के आप देख रहे होंगे, चाहे राष्ट्रपति चुनाव से लेके आपने इस बीच में 2 और उपचुनाव हुए, उसमें भी देख लीजिए आप किस प्रकार के परिणाम आए हैं। ठीक है, और आप दूसरे प्रदेशों में भी देख लीजिए किस प्रकार की स्थितियां हैं। तो हम तो जनता ने जो जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया है उनकी बिल्कुल उसके एकदम उसके कदम से कदम मिला के हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आपने कह दिया, बस ये नहीं बताया घोटाले क्यों होते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसका जवाब मिले हमें कि घोटाले क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। पकड़ लिए जाते वो अलग की बात है ना। ठीक है, आप अच्छी सख्ती कर रहे हैं कि आप पकड़ ले रहे हैं, लेकिन घोटाले हो क्यों ना, इन पर भी तो लगाम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। राजकुमार जी के पास जाएंगे, अब वापस आपसे हम जवाब लेंगे इसका। राजकुमार जी के पास जाएंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजकुमार जी, ये कह रहे हैं कि हम तो पकड़ रहे हैं घोटालेबाजों को, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों को पकड़ते हैं जिनसे मामला दब जाए, मोटी मछली तो छोड़ देते हैं। राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। हमारे छात्रों ने उत्तराखंड के जी और कांग्रेस पार्टी ने जब इस विषय को लेकर सचिवालय का घेराव किया, धरने प्रदर्शन किया, तो उसके उपरांत मुख्यमंत्री को मजबूर होकर जांच के लिए बोलना पड़ा। और जब जांच एसटीएफ के पास पहुंची तो उसमें जितने भी दोषी थे वो पकड़े गए, मगर जो प्रमुख जो उनको छोड़ दिया गया। आप ये देखिए, 888 सिक्योरिटी में पेपर कोई फॉर्म रहते हैं, वो फॉर्म निकले कैसे बाहर? वहां एग्जाम जो आपका पेपर था वो निकला कैसे बाहर? वहां पर आपने पकड़कर सिर्फ एक चपरासी लेवल के आदमी को और केस को वहां पे क्लोज करवा दिया। कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। जो बड़ी मछली उसके पास से जाने इंडिया पुलिस को, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरी तरह शामिल घोटालों में। अगर इनकी नियत साफ होती तो सहकारिता में इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करती, सचिव के खिलाफ कार्रवाई करती। और आपने देखा होगा पिछली सरकार में जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे तो उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई, उन्होंने बैकडोर एंट्री करी सचिवालय में, विधानसभा में। बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के जो प्रतिभावान छात्र हैं, युवा हैं, उनके अधिकारों को मारकर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे जो कहीं ना कहीं उसके लिए उपयुक्त भी नहीं थे, कहीं ना कहीं उनकी योग्यता भी नहीं थी, तो उन लोगों को वहां पर उन पदों पर बिठाया। आज पुलिस ने इनको पकड़ा है तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। तो अगर श्रेय लेना चाहते हैं तो आप अपने विधानसभा अध्यक्ष ने जो बैकडोर एंट्री करी है, सहकारिता मंत्री ने करी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और ये छोटी कार्रवाई सब लोग अखबार में पढ़ रहे थे और आप लोगों के माध्यम से जनता को जब पता लगा कि यूके एसएससी में एसटीएफ ने सिर्फ चपरासी स्तर के 2-4 लोगों को पकड़कर अपने कार्यक्रम को खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं यूके एसएससी हमारा बहुत बहुत बड़ा संगठन है जो इतने बड़े हमारे एग्जाम्स कराता है। तो वहां पर बड़े एग्जाम्स में सफलतापूर्वक जो करवाते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आज फेल हुए थे, यूके के एससी के अध्यक्ष हो गए, सचिव है, तो ये लोग कहाँ गए? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप ये देखिए, कोई भी एक प्रोग्रामर इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर आपका वहां से एग्जामिनेशन फॉर्म निकालकर आसानी से चला जाए। सब चीज कहीं ना कहीं पासवर्ड के साथ जुड़ी रहती है। अगर कंप्यूटर का खेल भी हुआ होगा, गार्ड भी रहता है और वहां अधिकारी भी रहते हैं, उनकी संतुष्टि भी होता है। एक भी अधिकारी के खिलाफ अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और इवन सीबीआई जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए, निष्पक्ष जांच होने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि इससे प्रदेश की जनता पर भी बड़ा असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। कई सारे लोगों के नाम सामने आए। देखिए सत्यवीर जी, सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि आपने कुछ लोगों को पकड़ लिया। असल में इस बात पर काम करिए कि आखिर ये हुआ कैसे,
क्योंकि इससे नुकसान कितना होता है ये आप भी जानते हैं। अभी जवाब लेंगे, और भी मेहमान है, उनकी एक प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आपके पास ही आएंगे। थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, और साथ ही अभी हमारे साथ में कुलदीप राणा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। फिलहाल हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना जी हैं, उनको भी जोड़ रहे थे। विपिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी सुना, क्योंकि घोटाले को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही लगा रहे हैं, सच्चाई आखिर क्या है? विपिन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ, मेरा जरा अनम्यूट मैंने किया है अभी। तो मैं ये कह रहा था कि गरिमा जी देखिए, लगभग 20 साल हमें उत्तराखंड को बने हुए देखते आ रहे हैं, हम कि 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। और जब से उत्तराखंड बना है कि शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसमें घोटाला ना हुआ हो, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वो बीजेपी का शासन रहा हो। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो वो कहती है कि हम कांग्रेस के घोटाले खोलेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक वरिष्ठ नेता के पीछे सीबीआई तक भाजपा ने छोड़ दी, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो कहती है हम बीजेपी के 56 घोटाले खोलेंगे, कोई कहता 57 घोटाले खोलेंगे। यही चीजें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, और ये बहुत नई चीज नहीं है। घोटाला चाहे वो चयन प्रक्रिया का हो, चाहे वो सप्लाई में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, तो घोटाला, ये तो इसका नाम ही घोटाला प्रदेश पड़ चुका है। लेकिन अभी जैसे कि मेरे मित्रों ने कहा है कि छोटी मछलियों को पकड़ के कुछ नहीं होने वाला है, असल जो मगरमच्छ है वो छूट जाते हैं। चाहे वो कोई भी घोटाला हो, कैसा भी घोटाला हो, हम एक बात को मान के चलते हैं कि किसी भी विभाग में अगर कोई अधिकारी है, उसकी सहमति के बिना कोई भी घोटाला संभव नहीं है। कैसा भी कोई भी प्रकरण हो, कोई भी काम हो, वो बड़े, जब तक अधिकारी की सहमति नहीं होगी तब तक उसमें छोटा कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी अपनी नौकरी बचानी है। उसको हिम्मत कब आती है? जब उसको पता है कि मेरा जो बड़ा अधिकारी है वो मेरे साथ है, तो वो घोटाला आराम से कर लेता है। अब जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने देखिए इस पे कार्रवाई कर दी है, और क्लास 4 कर्मचारियों को हमने अरेस्ट कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन बड़े मगरमच्छ कहां है? जिन भाई पेपर लीक हुआ है, तो पेपर ऐसा तो है नहीं क्लास 4 कर्मचारी देगा। इसमें कहीं ना कहीं 15 लाख रुपए लिए गए हैं। क्या क्लास 4 कर्मचारी का हम मान सकते हैं 15 लाख रुपए में वो पेपर लीक करवाकर सौदा कर सकता है? ठीक। 60 लाख रुपए का आरोप लग रहा है कि 60 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं अब तक। हाँ, तो वो कहां, पैसे किसने लिए हैं? जब तक बड़ा कर्मचारी, बड़ा अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक ये मेरा मानना है, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती बिल्कुल। हैं। यानी भ्रष्टाचार जो मुक्त होने की बात कहीं ना कहीं सामने आती है, जो सरकार दावे करती है, वो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर ऐसे लोगों को बचाने की जो बात होती है, क्योंकि असल में पकड़े जाने चाहिए ऊपरी स्तर पर वो लोग जो इस तरह के घोटालों में शामिल होते हैं। बिल्कुल। तो अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। नरसिंह यादव जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में गीत प्रस्तुत के लिए आमंत्रित करते हैं। नरसिंह जी। आदरणीय सम्मानित मंच, हम सबके गार्जियन, पूर्व सांसद आदरणीय सुखराम सिंह यादव जी, और हम सबके प्रदेश नहीं देश के अंदर युवाओं की दिल के धड़कन, हम लोगों के मित्र परम आदरणीय मोहित सिंह यादव जी मंच पर बैठे। अब मैं डॉक्टर नरसिंह यादव, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से माननीय नरेंद्र मोदी पर एक गीत बनाया हूं। जहिया, अरे जहिया मोदी जी लहलाया तारा, देशवा जय जयकार करे। अरे मोदी जी की बात निराली, अरे मोदी जी की बात निराली, जो दर पर आया न जाए खाली, अरे जो दर पर आया न जाए खाली। ये भैया भारत माँ के भैले खेवल हारा,
ई देशवा जय जयकार करे। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ विकास का नारा, दहलन सबके लिए दुलारा, अरे दहलन सबके लिए दुलारा। ए भैया दुनिया में मचला कारा, ई देशवा जय जयकार करे। अगली लाइन है, न मोदी जैसा कोई शासक, न मोदी जैसा कोई शासक, देश की जनता बनी उपासक, अरे देश की जनता बनी उपासक। भैया ए भैया जनता मांगे फिर मोदी सरकारा, देशवा जय जयकार करे। अरे चौधरी हरिमोहन सिंह यादव के सरताज, देश की अरे रख ले देशवा के उलाज। ये भैया अरे रख ले देशवा के उलाज। भैया सौर चक्र का पौला ऊपर, ई देशवा जय जयकार करे। मोदी युवा दिलों की चाहत, मोदी जी की चाहत है चौधरी मोहित यादव ऐसे नौजवान हमारी पार्टी में जुड़े। मोदी जी के युवा दिलों की चाहत, चौधरी मोदी के बनले बात। अरे चौधरी मोहित मोदी जी के बनले बात। ए भैया चौधरी सुखराम के दुलारा, देशवा जय जयकार करे। अंतिम लाइन है, नरसिंह यादव की ये गीत बढ़ाएगी जनता में ये प्रीत। ए भैया चौधरी मोहित सुखराम के दुलारा, ई देशवा जय जय। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर जहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि को लेकर प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और अभी संबोधित भी करेंगे। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं वापस से। आज हम बात कर रहे हैं घोटाले को लेकर। हमारे साथ में कई खास मेहमान उत्तराखंड से लगातार बने हुए हैं और हम सुन रहे थे यहाँ पर विपिन जी को। इसके बाद थपलियाल जी के पास चलते। थपलियाल जी, अभी आपने सुना, अभी यहाँ पर विपिन जी उत्तराखंड को घोटालों का प्रदेश कह रहे हैं। आपको भी लगता है कि घोटाले होते हैं? घोटालों में क्या जो असल जिम्मेदार होते हैं, जिनके संरक्षण में असल में घोटाला हो रहा था, उनको बख्श दिया जाता है और कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है, ऐसे लोगों को पर कार्रवाई करती जाती है ताकि मामला दब जाए? क्या आप इस बात से सहमत हैं? राज्य बना क्योंकि राज्य आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं यही नौकरियां थी, यही रोजगार था। क्योंकि उत्तराखंड का जो जनमानस है, युवा है, वो पूरी तौर से नौकरी पेशा वाला है। हमारे पास ऐसे खेत खलियान नहीं है कि हम अपना पेट भर पाए, और ना हम यहाँ पे रिक्शा घोड़ा गाड़ी ऐसे चला सकते हैं। हमारे लिए जो कुछ है रोजगार है और नौकरी है। और उसके चलते जब से राज्य बना है तब से और आज दिन तक 22 सालों में यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है। हमारे इतने निकम्मे शासक हमारे ऊपर रहे हैं कि जिन लोगों ने भर्ती, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, इसमें कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि जो फूल प्रूफ हो। कभी इन्होंने उपनल के माध्यम से हमारे साथ मजाक किया, कभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और अब जब से ये बना हुआ है एक सफेद हाथी कहता हूं मैं इसको, अधनिष्ठ चयन आयोग, इस सफेद हाथी में एक रिटायर्ड अफसर बिठा देते हैं और रिटायर्ड अफसर वहां पे नींद लेते। नींद, अगर वो सजग प्रहरी होते तो क्या मजाल था कि इस तरह से ये जो घटनाएं हुई हैं, इसके लिए पूरी की पूरी सरकार को, धामी सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इनके पास ऐसी क्या, इनके पास एजेंसीज नहीं है, इनके पास ये लायू है। इनकी तो ऐसा हो गया कि जो ये एजेंसीज होती हैं जिनका काम है कि यहाँ पे सरकार के भ्रष्टाचार को देखना, कहां से क्या सूचना देना, जनता के बीच में क्या हो रहा है, वो तो सब इन्होंने विरोधियों के पीछे लगा रखी है।
इन्होंने जो इनके लिए सब कुछ, ये चुनावी जीवी बन चुके हैं और एक ऐसा गैंग इन्होंने बना दिया है। कभी भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा से जानी जाती थी, अब वो गैंग बन चुकी है। वो उसमें कांग्रेसी गैंग और कार्यकर्ताओं का ये डकैती गैंग जो है वही तो सब कुछ कर रहा है। उन्हीं का तो साहस हो रहा है ऐसे कार्य करने का। नहीं तो मजाल था कि किसी की हिम्मत होती, कोई ये सोच नहीं पाता, क्योंकि वो जो डकैती गैंग है कार्यकर्ताओं का, वो क्या रोजी रोटी का सवाल है। और तब वो ये सारा धंधा कर रहे हैं। ये धंधा इन्हीं पार्टियों के लोगों का धंधा है। जब आप कभी भी खोलेंगे, हमने जब भी देखा है तो वहीं हमें इन्हीं पार्टी के लोग, इन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे काम करते हुए नजर आए हैं, जो कि एक अपराध है, गहन अपराध है। अपने अधिनियम चयन आयोग से भी इन्होंने सबक नहीं लिया। मैं देख रहा था इंटरव्यू, जो अधिनियम चयन आयोग के चेयरमैन जी हैं राजू साहब, वो बोल रहे अजी जी पहले 1-2 बार तो हुई है भर्ती, शर्मसार होना चाहिए। एक बार भी अगर पेपर लीक हो रहा है, भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, तो लाखों युवाओं के लिए उनके भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। तुम काहे को बैठाए हो? तुम्हें हक नहीं है इन कुर्सियों में बैठने का। इस सरकार को निश्चित रूप से धामी जी, आपको चुल्लू भर पानी में क्या हो गया तुम्हारी सरकारों को, जो तुम एक नीति नहीं निकाल पा रहे, एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि तुमने तो यशस्वी करते रहना है और बस, बाकी कुछ नहीं है चमचागिरी के अलावा। जो विजनरी नेतृत्व है उसका टूटा हो रहा है और तमाम ऐसे लोग आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं जो दागी हैं, जो डकैत हैं, जो डाकू हैं, जो यही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का एक चपवाड़ा बन चुका है। यानी आपको भी लगता है ना कि पूरा का पूरा गैंग यहाँ पर कार्यरत है, कार्रवाई सिर्फ कुछ लोगों पर हो जाती है, मोटी मछली को छोड़ दिया जाता है, सब कुछ लोग पकड़ जाते हैं और उस चक्कर में होता है कि मामला दब जाए। कुछ लोग नहीं, हाँ। वो कर्मचारी पकड़ा जाता है जो क्लास 4 का है। बिल्कुल नहीं, इस मामले में बिल्कुल मैं अगला सवाल यही करने जा रही थी। बिल्कुल सत्यवीर जी, आपसे जवाब हम सबके लेंगे, लेकिन उससे पहले कुलदीप राणा जी जुड़ चुके हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। आप थोड़ा देर से हमारे साथ में जुड़े। इसके पहले सत्यवीर जी ने अपने जवाब में कहा कि भाई ये तो वो उसे उपलब्धि के तौर पर देखते हैं कि हमने तो घोटाला करने वालों को पकड़ लिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या पेपर लीक जैसे मामले में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इस हद तक पहुंच सकता है कि वो पेपर लीक कर सके? तो यहां पर मुझे लगता है अगर ऐसा संभव है तो सवाल इस पर भी उठने चाहिए कि इतनी बड़ी परीक्षा के पेपर लीक आखिर एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अगर कर सकता है तो किस तरह की सुरक्षा है आपकी? कुलदीप जी, आपकी आवाज और यहाँ इनसे बोलिए। जो हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ, देखिए गरिमा, उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आलम है वो इतना दयनीय है कि राज्य स्थापना के बाद से ही यहाँ इन परीक्षाओं को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए थे। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रकरण अभी 2-3 दिन पहले ही सामने आया है, और जिस प्रकरण में कुछ बेरोजगार युवा जाकर के इन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, पुष्कर धामी से। अब पुष्कर धामी ने उनकी शिकायत के बाद तत्काल इस पर FIR करते हुए STF से जांच के आदेश दिए थे, जिसमें ये लोग पकड़े भी गए, है ना। तो अभी देखने वाली बात यह है कि ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, पुष्कर धामी ने इसमें एक्शन लिया और तत्काल इसमें गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस पूरे मामले से हमें इसके में पता चलता है कि इस हमारे उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं को कराने के लिए जो एजेंसियों को बनाया गया है, जो संस्थाएं बनाई गई, जो विभाग बनाए गए हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। बिल्कुल। अधीनस्थ चयन आयोग ही क्यों, उत्तराखंड के बने हुए 22 साल हो गए हैं। यहाँ PCS परीक्षाओं का आलम यह है कि PCS परीक्षाएं अपनी प्रगति पर नहीं है। PCS परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों की उम्रें निकल जाती हैं, 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ परीक्षाएं होती हैं। ये बात अलग है कि इस बार शायद अभ्यर्थियों का कुछ सौभाग्य रहा होगा कि एक काफी ईमानदार और चर्चित IAS रहे हैं उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश कुमार, जो इस समय लोक सेवा आयोग हरिद्वार का चेयरमैन है,
और ऐसा पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड समय में परीक्षा फॉर्म भरे गए, रिकॉर्ड समय में जो प्री परीक्षा है वो भी आयोजित की गई और मेन परीक्षा की तैयारी भी चल रही है। ये अपने आप में पहली बार 22 साल में ऐसा हुआ है कि 4 महीने के भीतर प्री परीक्षा के बाद मेन परीक्षा की तैयारी हो रही है। लेकिन मैं आपको गरिमा बताऊं कि उत्तराखंड में परीक्षाओं में भर्तियों में जो ये घोटाले हैं, इनकी शुरुआत ये कोई नई नहीं है, इनकी जड़ें बहुत पुरानी है। 2002 में जब पहली बार राज्य बनने के बाद निर्वाचित सरकार ने प्रदेश में भर्तियां निकाली, वहां से लेकर के और 2022 तक ये इतना इनका गठजोड़ बन चुका है कि आज तक कभी किसी चीज को लेकर के ना ही लोगों ने इस चीज पर सवाल उठाए और ना ही सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया। अब अधीनस्थ चयन आयोग में देखिए जो सवाल आप कह रही थी कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगर परीक्षा पत्र चुरा ले रहा है, यहाँ तो सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं स्कूलों में, उनके प्रश्न पत्र भी बाहर नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता होती है। और यहाँ राज्य के युवाओं से जुड़े हुए विषय पर बिल्कुल ठीक है। और गरिमा, ये अधीनस्थ चयन आयोग का हाल है। उत्तराखंड सचिवालय, जहां अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं जब युवाओं को लेकर के कई युवा तो वहां गेट पर नियुक्ति पत्र लेके पहुंच जाते थे कि हमारी तो सचिवालय में नौकरी लगी है। ठीक, और जब जांच हुई तो पता चलता था कि ये तो फर्जी है। लेकिन आज तक उन अभियुक्तों का पता नहीं चला है, ये जांचें कहां चली गई। 2018 में उत्पल कुमार जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए थे। 60-70 युवा इन लोगों की गिरफ्त में आए हैं। हल्द्वानी में अधीनस्थ चयन आयोग और विधानसभा में। माफी के साथ रोक रहे, आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी बात आपकी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते सुनते हैं। हमने आकर के लड़े, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने कितने सिख परिवारों की मासूमों की जान बचाई। देश ने भी उनके इस नेतृत्व को पहचाना, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है। साथियों, हरमोहन सिंह जी ने संसद में श्रद्धेय अटल जी जैसे नेताओं के दौर में काम किया था। अटल जी कहते थे, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का अस्तित्व देश की वजह से है। हमारे देश में अधिकांश पार्टियों ने, विशेष रूप से सभी गैर कांग्रेसी दलों ने इस विचार को, देश के लिए सहयोग और समन्वय के आदर्श को निभाया भी है। मुझे याद है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हर एक प्रमुख पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हो गई थी। जब देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो सभी पार्टियां उस समय की सरकार के साथ डटकर खड़ी हो रही। लेकिन आपातकाल के दौरान जब देश के लोकतंत्र को कुचला गया तो सभी प्रमुख पार्टियों ने, हम सब ने एक साथ आकर संविधान को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी भी उस संघर्ष के एक जुझारू सैनिक थे। यानी हमारे यहां देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। हालांकि हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं
क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि हरमोहन सिंह यादव की 10वें पुण्यतिथि के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं और कई अहम बातें यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर आएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम पेपर लीक पर सियासत को लेकर बात कर रहे थे। कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। कुलदीप जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। जी गरिमा, तो मैं ये बता रहा था कि उत्तराखंड में जो व्यवस्थाएं हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के, भर्तियों को लेकर के, वो कभी पुख्ता नहीं की गई। ऐसा लगता था कि इनके पीछे कोई इंटेंशन है। और इस पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि आज 22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। देहरादून में उत्तराखंड का अस्थायी विधानसभा भवन है, आज तक विधानसभा में एक भी भर्ती नहीं निकली। ठीक, अभी पिछले वर्ष चुनाव से पहले जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी और उसके बाद कुछ 80 या 90 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली। शायद इससे पहले कोई भर्ती निकली हो, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है। लेकिन वहां कर्मचारियों की पूरी भरमार है। ये कर्मचारी कहां से आए, इनकी नौकरियां कहां से लगी, ये सवालों के घेरे में है। 2018 में रुड़की में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को हरिद्वार के तत्कालीन डीएम, जो इस समय कुमाऊं कमिश्नर है, दीपक रावत ने पकड़ा था। यहाँ जेई के पदों की भर्ती होनी थी, उसकी परीक्षा होनी थी अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से ही। ये पेपर लीक का मामला यहाँ भी था। यहाँ ऊर्जा निगम और पिटकुल के जेई भर्ती होने थे। ये जांच कहाँ गई, ये भी कटघरे में है। सहकारिता को लेकर के सवाल खड़े हुए, पिछले ही वर्ष की बात है। सवाल कटघरे में, जांच रिपोर्ट कहाँ है जांच कटघरे में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अनेक भर्तियां हुई, कोई जांच नहीं, सारी नियुक्तियां सवालों के घेरे में हैं।
तो उत्तराखंड तो ऐसा लगता है कि यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के जो युवा हैं, युवाओं को लेकर के सरकारें कोई भी रही हों, कभी किसी सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। लेकिन इस घटना पर जो हुई है, जिस पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं, हाँ। इस घटना पर मैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को जरूर बधाई दूंगा कि उन्होंने इस मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए एफआईआर जो दर्ज करने के आदेश दिए और जिसके बाद ये 1 हफ्ते के भीतर इन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम तो मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि वो अन्य मामलों में भी इसी तरीके की तत्परता दिखाएं, इसी तरीके की संवेदनशीलता दिखाएं, ठीक है। और अन्य जांचों में भी, चाहे वो सहकारिता की जांच हो, चाहे वो मुक्त विश्वविद्यालय की जांच हो, चाहे वो जेईई भर्ती की जांच हो, चाहे वो विधानसभा की जांच हो, चाहे वो सचिवालय में जो फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर के आने वाले लोगों की जांच हो। कई मामले पुलिस की एफआईआर में दर्ज हैं जो खो गए हैं कई पन्नों में, इसमें भी दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा राज्य के लिए, राज्य हित में। बिल्कुल, यानी घोटालों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा, मुझे लगता है कि यही सवाल मैं सत्यवीर जी से भी करना चाहती हूँ कि देखिए, ठीक है, अभी कुलदीप जी ने भी आपके मुख्यमंत्री को पूरी तरह से बधाई का पात्र माना है, वो ठीक है, काबिल तारीफ है कि भाई इसमें लोग पकड़े जा रहे हैं, सच्चाई जो है वो सामने आ रही है, और भी मामलों में ऐसे एक्शन लिया जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि आखिर इतना बड़ा लूपहोल कैसे, इतनी बड़ी परीक्षाओं के पेपर अगर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लीक कर सकते हैं, तो ये आप पर एक और सवाल खड़ा कर रहा है, एक नया सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? गरिमा जी, मैं आपको पहले कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, और संवेदनशील सरकार का यही कर्तव्य होता है कि किस प्रकार से उस पर काम करे। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने काम किया, तत्काल कार्रवाई करते। दूसरा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 1992 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, वो भी लीक हुआ, तो इतना बड़ा स्तर था। उसके बाद आप IITs ले लीजिए 1997 में, अभी जुम्मा कुछ ही दिन हुआ 2015 में UPPCS का एग्जाम लीक हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ मानवीय प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के होते हैं, मगर वो कानून के दायरे से जब इस प्रकार की सरकारें होती है, उनको कटघरे में लाने का पूरा प्रयास करती है, वही आज आपने को देखे मिला है। और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, जो राजनीतिक टिप्पणियां अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि जो एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी जो ये कहती थी कि शीला दीक्षित को खासकर कि इतने भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं कि हमारे पास इतने बक्सा भर के दस्ते हैं, अब हमको आप देखिए कि कितना इनका विचार था कि उसी पार्टी के साथ सरकार जाके बना लेते हैं। आप देखिए, तो मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा कि अनेक मंत्री इनके घोटालों में फंसे हुए हैं, तो इस विषय पे ना बोले तो अच्छा है। मुझे सरकार कार्य कर मेरे रही है, मित्र क्या मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगे तो प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि हम किसी के बीच में बोले। हमें ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि किसी के बीच में बोले। सरकार में पता होता है कि किसकी क्या मर्यादा होती है। आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की सरकार नहीं है। अभी 10 जनपद का नाम आप ले रहे थे, सत्येंद्र जैन अब आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। आप अपनी बात करिए कि बैठे हैं और जो घोटाला हुआ है खड़ी हुई थी, और जो सत्येंद्र जैन है वो किसके केस में अंदर है, कैसे अंदर है? जो पंजाब में तुम्हारा जो स्वास्थ्य मंत्री किस केस में अंदर है? गोपाल उसी दिन बर्खास्त हुआ है। ठीक है, अभी पंजाब और दिल्ली को रहने देते हैं ना, अभी पंजाब और दिल्ली को रहने देते हैं, पंजाब और दिल्ली को रहने दीजिए, आप दोनों बात करिए। लेकिन उत्तराखंड के मुद्दे पर, क्योंकि उत्तराखंड में अभी कह रहे थे अभी विनोद जी ही कि घोटालों का प्रदेश बन गया है, तो यहाँ के घोटालों पर बात कर लीजिए प्लीज। मैं कहना चाहूंगा कि गरिमा जी, आज एक ऐसा भी प्रकरण नहीं आ रहा है, चाहे हमारे मंत्री से, चाहे हमारे लेकिन सत्यवीर जी, कोई भी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं पकड़े जाते? अगर इस पूरे मामले में लापरवाही हुई, पेपर लीक हुआ, तो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ही क्यों उसमें अंदर जाता है? क्यों सिर्फ ये लोग पकड़े जाते हैं? मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, बताइए। अभी IAS ऑफिसर थे, यादव जी थे, वो भ्रष्टाचार के मामले में थे, क्या वो छोटे थे? क्या फॉरेस्ट के जो 2 ऑफिसर थे वो जेल में गए हैं, अभी अभी 2-4 जेल निलंबित हुए हैं, अभी जो कुछ प्रकरण स्वास्थ्य विभाग में हुए उसमें भी यही तरह के कार्य चल रहे। हमारी सरकार हर वो कार्य कर रही है जहाँ पे भी उनको सूचना मिल रही है वो तुरंत कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार वो नहीं है कि आंखें मूंद के बोले कि तुम भी करो हम भी करें और ये उत्तराखंड जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आज वो स्थिति नहीं है। उत्तराखंड ने जिसलिए हमें चुना है, और मैं फिर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में हमें इसलिए चुना है क्योंकि हमने काम करके दिया है, जो मिथक होते थे उन मिथकों को तोड़ने का काम किया है। और मैं आपको कहना चाहूंगा और आपको बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से देश को 15वीं राष्ट्रपति मिली है, जिस वर्ग को एकदम निचले तबके से भी नीचे ले जा लिया गया था, और रिपोर्टें उनकी बनती थी जिनको की एक, तो इसका क्रेडिट भी आप ले जाएंगे क्या? आप ये बताइए, मैं कहना चाहता हूँ क्रॉस वोटिंग किसने करी है, आप ये बता दीजिए। 113 राज्यों से
ठीक है, वो देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बिल्कुल बधाई देते हैं हम कि वो देश के राष्ट्रपति हैं। बताइए कि एक ऐसी महिला जो निरंतर संघर्ष करके आगे बढ़ी है, आप उनकी घर परिवार की स्थिति देख लीजिए, कहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल उस पर हम बात कर चुके हैं और हमने खूब दिखाया अपने दर्शकों को उनकी पूरी जीवन कहानी। किसी के उसको अभयदान नहीं दिया गया है, जिस प्रकार से इनको अभयदान दिया जाता है। ठीक है, आप कम से कम इस चीज में तो पूरा क्रेडिट पार्टी के तौर पर मत लीजिए, वो पूरे MP MLAs ने वोट करके उनको आज यहाँ पर खड़ा किया है। तो सत्यवीर जी अभी इस पर बात नहीं करते, मुझे लगता है वो एक अलग विषय है। ठीक है, 529 एक मिनट गरिमा जी 30 सेकंड में क्षमा चाहूंगा, 30 सेकंड। 529 MP हमारे दोनों हाउसेज में, अपर हाउस और लोअर हाउस में, और उसमें ठीक है, वो देश के राष्ट्रपति है। प्लीज सत्यवीर जी वो देश के राष्ट्रपति है, वो सिर्फ आपके राष्ट्रपति नहीं बने आज। ठीक है, आप ले लीजिए, उस पर भी क्रेडिट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हमको, क्रेडिट उसको जाएगा, अब उस महिला को क्रेडिट नहीं जाएगा तो किसको जाएगा? हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं ना, लेकिन अब ठीक है, अभी हम घोटालों से कहां पर आप चले गए, कहां पर आप लेकर जा रहे हैं? ठीक है, अब कम से कम वो चीज, वो एक अलग विषय है, उस पर बात नहीं करिए ना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में राजकुमार जी हैं। जो यहाँ पर आएंगे वो सब ये आके बोलेंगे कि बधाई, इसलिए पहले सेगमेंट में नहीं बोला कि आज देंगे कि हमें 15वां राष्ट्रपति मिला है, वो ऐसे वर्ग से मिला है जिसको निरंतर पीछे करने का काम किया, इसीलिए मैं पहले नहीं बोला, मैंने कोई प्रवक्ता इसमें बोलेगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल देश के नाम एक बड़ी उपलब्धि है और नए राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ ले चुकी हैं। राजकुमार जी आप बताइए आखिर अगर घोटालेबाजों को पकड़ा जा रहा है, अगर बीजेपी कह रही है कि भाई घोटाले हुए, वो आज भी सत्यवीर जी भी कह रहे थे कि इंसानी प्रवृत्ति है, इंसान है, कोई अगर नहीं मान रहा है तो हम उसको पकड़ रहे हैं, कहीं पर भी कमी सामने आ रही है हम उसको पकड़ रहे हैं, फिर कांग्रेस लगातार सवाल क्यों खड़े कर रही है? कम से कम यहाँ पर पकड़े तो जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दूध की धुली है, घोटाले तब भी सामने आए थे। हम अगर आज बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो सवाल आपसे भी बन रहे हैं, आपसे भी करने। राजकुमार जी निश्चित रूप से मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लूंगा, और जो हमारे यहाँ पे साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, किसी भी सरकार ने ईमानदारी से कभी हमारे युवाओं के लिए काम करने की सोचा ही नहीं। अच्छा, एक कहीं ना कहीं सिस्टम बनाया, संविधान बनाया, नीतियां बनाई, और उसमें एक लूपहोल छोड़ दिया कहीं से चोरी का रास्ता, चाहे कोई से दल रहा हो सरकार में। अच्छा, कोई भी दल रहा हो, यानी आप कांग्रेस पार्टी को उसमें मानते हैं? मैं सभी की बात कर रहा हूँ। इन सब सरकारों को चलाने, जो सरकार चल रही है उत्तराखंड के अंदर, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, ये यहाँ के भ्रष्ट IAS अधिकारी चला रहे हैं। अच्छा, जो नियम बनाते हैं, नियम बनाने का कार्य इनको दिया जाता है, अधिकारियों को। इसमें एक चोरी का रास्ता छोड़ देते हैं। आप ये देखिए, दून विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हुई, लेकिन सरकार किस लिए होती है राजकुमार जी? सरकार तो इसीलिए होती है ना कि इन अधिकारियों पर भी लगाम लगा सकती है, सरकार के पास तो सारी पावर है। और सहकारिता में हुई, शिक्षा स्वास्थ्य में हुई, आपके स्वास्थ्य विभाग में हुई है। आज इतना बड़ा घोटाला हुआ, देश के राष्ट्रपति का नाम लेकर आपको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम आप ये देखिए, उत्तराखंड जिसकी आबादी 80-90 लाख, सॉरी 1 करोड़ से नीचे हमारी जनसंख्या है, उसमें 2 लाख बच्चों ने वहां बैठे पिछले 5-7 साल से रात दिन तैयारी कर रहे थे। उनके माता पिता ने कितना पैसा खर्च किया होगा, बेचारे कितने मनोभाव से पढ़ रहे होंगे। आखिरी उम्मीद थी कि उनको 2 लाख बच्चों को कि हमारी नियुक्तियां होगी, मगर जब रिजल्ट आया और जब इस तरह का भ्रष्टाचार आज उन्होंने अखबार में पढ़ा होगा तो उनका मन टूट गया होगा। और जो उम्मीद थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बना है, कि हम लोग का, हम बच्चों के लिए बना है, हमारे भविष्य सुधरेगा, हम यूपी के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी हमें, मगर यूपी में कहीं ना कहीं बस सिलेक्शन हो जाता बिना पैसे दिए। मगर आज उत्तराखंड आज भ्रष्टाचार का सिंबल बन चुका है और सबकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। कहीं ना कहीं वो आगे ही बोलेंगे भाई अपने दूसरे काम कर लो, मगर जब तक ये सरकारें भ्रष्ट रहेंगी तो सरकारी नियुक्ति की तरफ आप झांक कर मत देखो। 10-15 लाख रुपए देंगे तो आपको नियुक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आप किस विभाग की बात करते हैं? जिस विभाग में आप उठाइए, आपकी नियुक्तियां होती है, अल्लाह होता है, हटा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पिछले 6 साल का कैरेक्टर वर्तमान में रहा है। आप ही देखिए, आप लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि इसमें सभी दलों का, अभी तो आपने कहा अपने जवाब में कि सभी दलों के यही हालत रही है, तो फिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रहे हैं? सिस्टम को जो चोरी का रास्ता बना रखा अधिकारियों ने, उसको रोकने वाला कोई। अच्छा, आपके कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं हुआ? जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तभी ऐसा नहीं होता था क्या? ब्यूरोक्रेट्स पर लगाम लगा रखी थी आपने? हमारे 2 लाख बच्चों के जीवन के साथ कुठाराघात किया गया है। उन 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 1,60,000 से पास हुए, और नौकरियां किनको मिली? जिन्होंने 15-20 लाख रुपए इन भ्रष्टाचारियों को दिए थे। अच्छा। और भ्रष्टाचारियों में कहीं ना कहीं IAS अधिकारी शामिल है, और IAS अधिकारी को सपोर्ट करने वाले उनके जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुनकर भेजा वो भी शामिल है। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड राज्य बनाने का हमारा उद्देश्य था वो बिल्कुल
बेकार चला गया। जो हम लोगों ने कुर्बानियां दी, इतने मुकदमे झेले, जेल गए, कहीं ना कहीं आज वो उत्तराखंड। लेकिन आप दोनों ही दल हैं जो सत्ता में रहे और आप तो मुझे लगता है खुद से ही त्रस्त नजर आ रहे हैं, तो कैसे ये काम होगा? आप ही दोनों लोग तो सत्ता में रहे हैं, अगर इन्होंने बिगाड़ा तो आपको मौका मिला था सुधारने का। गरिमा जी, हमारी वो बात प्रमाणित हो गई है जो हम लगातार, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, हम सबकी बात कर रहे हैं। अगर किसी भी सरकार में कोई भ्रष्ट अधिकारी, किसी भी कौन सी सरकार सर, किसी भी सरकार कौन सी? उत्तराखंड में कितने दलों की सरकार रही है? पहले तो ये बस सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, तो फिर किसी भी सरकार क्या है? अभी वर्तमान में आप 6 साल से आप देख रहे हैं कितने भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं। कांग्रेस को तो शासन करने का मौका ही नहीं मिला। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे जो इलेक्टेड होके आए थे एनडी तिवारी के शासनकाल में आप देखिए कितना विकास हुआ इस क्षेत्र का। फिर उसके बाद हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री हमें खंडूरी जी मिले, उसके बाद तो आप देखिए पूरी लाइन लग गई है भ्रष्टाचारियों की। ठीक है, इस पर कुलदीप जी से हम कुछ पूछना चाहेंगे। कुलदीप जी बताइए, हाँ आएंगे आपके पास, उस पहले कुलदीप जी को जोड़ लेते। कुलदीप जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर राजकुमार जी को। पहले तो वो कहते हैं कि किसी भी दल की, भाई किसी भी दल, क्या 2 ही दल रहे सत्ता में उत्तराखंड में, और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल की तो उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक था कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान में, घोटाला मुक्त प्रदेश था क्या? देखिए गरिमा, दूध के धुले तो दोनों राजनीतिक दल नहीं है। बिल्कुल, कटघरे में दोनों राजनीतिक दलों की निष्ठाएं हैं। और देखिए, जब 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और इस प्रदेश का पहला दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, बड़ा चर्चित घोटाला रहा। 2002 में जब उत्तराखंड पुलिस की पहली भर्ती शुरू हुई, ये किसी से छुपा नहीं है और इसकी आंच अभी तक है। इसकी आंच से अभी तक पुलिस विभाग, पुलिस महकमा झुलसा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा महकमा है वो शिक्षा विभाग है। आज भी पिछले कई वर्षों से जांच चल रही है और शिक्षा विभाग में लगातार फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाए हुए शिक्षकों की छटनी हो रही है। हर महीने कोई ना कोई खबर आई जाती है कि आज फलाने स्कूल में शिक्षक पकड़ा गया, आज फलाने कॉलेज से शिक्षक पकड़ा गया जिसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। गरिमा जी, उत्तराखंड के सचिवालय का हाल ये है कि यहाँ के राज्य संपत्ति विभाग में कई ऐसे लोग नियुक्ति पाए हुए हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत बीजापुर गेस्ट हाउस के नाम से लोगों के डोमिसाइल बने हुए हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हुए हैं, जो वहां का कमरे हैं उनके नाम से बने हुए हैं और उसके आधार पर यहाँ नौकरियां मिली हुई हैं। ये सारी चीजें जांच के दायरे में हैं और ये एक ही दल के उसमें नहीं हुआ है। ये चीजें, और ऐसा भी नहीं है कि ये अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। ये बातें सारे अधिकारियों के संज्ञान में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर मौन क्यों है? कारण इसके पीछे जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसके पीछे जो व्याप्त काली कमाई है, और उत्तराखंड इसके लिए बड़ा जरिया है क्योंकि ये यहाँ सहज लोग हैं, यहाँ की जनता सहज है, पहाड़ के लोग सहज माने जाते हैं, वो चीजों को लेकर के इस तरह से मुखर नहीं होते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि यही वो जनता है जिसने 2002 में उतना बड़ा 1992-94 में उतना बड़ा उत्तराखंड आंदोलन किया था, जिसकी बदौलत नया पृथक राज्य निर्माण हुआ था। और यही जनता अगर दोबारा उठ खड़ी हुई, इनका धैर्य पहाड़ की तरह विशाल है ना, जिस दिन ये खड़े हुए तो फिर क्या हाल होगा इस राज्य का। बिल्कुल, देखिए क्योंकि नुकसान भी कुलदीप जी युवाओं के साथ जो छल कर रहे हैं, हमारी सरकारें का है, जनता का है। नुकसान सबसे ज्यादा युवाओं का, जनता का और प्रदेश का होता है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और ये चलता रहता है क्योंकि इनकी राजनीति भी चलती रहती है। अभी वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ऐसा करते हैं। भाई ब्यूरोक्रेट्स अगर कर रहे हैं तो आप संभालिए ना, जिम्मेदारी आपकी बनती है। सरकार में आपको जनता लेकर आई है सत्ता में। खैर, आज की इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हम आज पेपर लीक मामले पर हो रही सियासत को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे थे, जहां पर कुछ लोग पकड़े गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पकड़े जाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इन छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मगरमच्छ को क्यों छोड़ दिया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर कब इन घोटालों पर रोक लगेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।